अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं हुमायूं इकबाल लंदन से। इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी जो दुनिया में कहीं भी मौजूद है और थोड़ा सा भी शगफ रखता है पाकिस्तान के हालात से, वो ये चंद सवालात पे गौर कर रहा है या सोच रहा है या जानना चाहता है कि एक, इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, और दूसरा, अगला वजीर आज़म कौन बनेगा, क्या नवाज शरीफ दोबारा वजीर आज़म बन सकेंगे या कि उनको किसी और चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इलेक्शन, मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई कोई इस साल इलेक्शन होने का कुछ चांस है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन इस साल तो बहरहाल नहीं होने, और ज़्यादा शायद कभी इम्कान इसी चीज़ का है कि शायद अगले साल मार्च या फिर 2 सालों के बाद। ये दो ही उसकी बनती हैं पॉसिबल डेट्स। तो लेकिन देखते हैं उस सिलसिले में कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। ख़ास तौर पे इसको तकवीत इस वजह से भी मिलती है कि जो निगरान वज़ीर आज़म पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस और गौर ख़ौज़ शुरू हो गया है, अगर वो सिर्फ 2-4 महीने की बात होती तो शायद इतना ज़्यादा गौर ख़ौज़ करने की ज़रूरत ना पेश आती। अगरचे उसमें कुछ लॉजिक ये भी बनता है कि जिस तरह से कोर्टें हैं या जस्टिस बंदयाल साहब के जेर एहतमाम जिस तरह से काम जट के हिसाब से चल रहा है, वो उसमें थोड़ा ख़तरा भी मौजूद है पीडीएम की जमातों को भी, पीपल्स पार्टी को भी। तो लेकिन उसके बावजूद भी शायद इतना बड़ा मसला ना बनता अगर ये सिर्फ अगर नवंबर में इलेक्शन बनने होने होते, और उसके लिए इकोनॉमिस्ट का क्राइटेरिया होना और इस तरह की चीज़ें ना जेर गर्दिश होती। बहरहाल लेट्स सी कि इस सिलसिले में कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि भाई क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और दोबारा वजीर आज़म बन सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसके बारे में खबरें तो बहुत सारे लोग अंदर से निकाल के ला रहे हैं, तो खबरों का लेकिन मसला ये है इस वक्त कि वो उनमें से 90% प्लांटेड न्यूज़ चल रही हैं, कोई एक साइड की कोई दूसरी साइड की। तो अगर हम इसके सिलसिले में जायज़ा ले लें फैक्ट्स का, तो वो हमें शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो मैं नतीजा उसका पहले से ही आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम उसका मैं आपको वजह बता देता हूँ कि किन फैक्ट्स की बुनियाद पे मैं वो बात कर लूँ। तो मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब को दोबारा अगली अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा, या अगर वो बनने दिया गया तो नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वजह क्या है, क्यों नहीं बनने दिया जाएगा, या क्या चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी बनने के लिए। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो फिर वो सिस्टम में कैसे रहेंगे, सिस्टम में तो वो रहना चाहेंगे, और तो फिर मेरा ख्याल है कि वो फिर प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है। तो लेट्स सी, लेकिन कि ये किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो लेकिन सबसे पहले ये कि मैं क्यों ये सोचता हूँ, तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपके तीन बड़े समझ लें फैक्टर्स या स्टेक होल्डर्स हैं। एक है इस्टेब्लिशमेंट जिसका मेजर पोर्शन या मेन पोर्शन आर्मी है, दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा है आवाम जो बेचारी पब्लिक जिस बेचारी का कोई किसी भी मामले में उसकी कोई लेनी देनी नहीं रखी जाती, हालांकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो हैं इस सारे मसले में। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें इस तरह से चलती हैं कि उनका बहरहाल कोई ना कोई रोल, अगरचे वो चाहते नहीं हैं पहली वाली दो पार्टियां इनका अवाम का रोल इस सारे प्रोसेस में, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका कुछ ना कुछ रोल आ जाता है, 20-30%। वो हम डिस्कस करेंगे क्या वजह है उसकी। तो सबसे पहले तो आर्मी, आर्मी के सिलसिले में हम नवाज शरीफ का देखें तो पिछले नवाज शरीफ साहब का पिछला जो दौर था, जिस वजह से उनको उन्होंने निकाला था, और ये तो अब खैर पता लग गया कि उनको ज़बरदस्ती निकाला गया था, और काफ़ी उसके लिए मैनूवरिंग भी करनी पड़ी उनको। तो उसमें हम देखते हैं जो वजह नून लीग वाले या कोई, अब तो खैर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स भी काफ़ी सारी जो बातें बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले उनसे नाराज़गी की वजह ये थी कि नवाज शरीफ एक सीलिंग मेरे ख्याल ड्रॉ कर देते हैं आर्मी के रिसोर्सेज पर जो है इस्तेमाल, और उसके सिलसिले में जिसमें कि दोनों तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, और सबसे ज़्यादा जिस वजह से मेरे ख्याल पिछली दफ़ा झगड़े हुए वो ये था कि जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स की सिविलियन पोस्टों पर तकर्रियाँ हैं उनके सिलसिले में।
कि जो वो बार बार बारियां लेते रहते हैं और नौजवान फारग फिरते रहते हैं पाकिस्तान के। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि कोई एक कट ऑफ ड्रॉ किया गया था उस ज़माने में कि किन लोगों को या ज़रा कम किया जाए उस सिलसिले में। एक तो ये वजह है जिस वजह से शायद जो एक्स आर्मी मैन हैं और निचले वाले रैंक के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, अदर दैन जो मेन चंद एक बड़े जर्नैल होते हैं, उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं। वो शायद ये सबसे बड़ी वजह थी कि भाई अब उनकी जो एक तो उनको खैर पेंशन मिल रही होती है, प्लाट श्लाट मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा वो पोस्टिंग्स भी ले लेते हैं। अब इमरान खान के ज़माने में दोबारा वो सारा शुरू हो गया कि हर जगह पे, हर छोटी बड़ी जगह पे आप देखेंगे कि वो जहाँ पे अगर उनका दिल करता है तो वो रिटायर्ड आर्मी का कोई ना कोई बंदा या कोई किसी न किसी फोर्स का बंदा आपको नज़र आएगा कि वो अपॉइंट हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो क्योंकि इन्होंने कट ऑफ करने की कोशिश की, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नाराज़गी की मेरे ख्याल ये वजह थी। दूसरा उनका ये था कि भाई सिविलियन सुपरमेसी की जो बात वो करते थे, जिस चक्कर में सी पैक के सिलसिले में मेरे ख्याल है इनका पिछली दफ़ा जो बताया जाता है भारत के झगड़ा हुआ, वो ये था कि भाई जो सी पैक था नवाज शरीफ साहब सिविलियन के कंट्रोल में रखना चाहते थे, जो बाद में जिसमें फिर वो बाजवा साहब जो पापा जोन्स फेमस जो इमरान खान साहब के ज़माने में या उनसे पहले नवाज शरीफ के जाने के बाद जिनको वो फिर ज़्यादा चार्ज वगैरह मिल गया भारत, लेकिन वो झगड़े उस सिलसिले में शायद कहते हैं लोग के शुरू हुए। तो दूसरा ये था। तीसरा ये था कि भाई वो थोड़ा सा जो DHAs वगैरह या इस तरह के जो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं आर्मी के बहुत सारे, जो उनकी एक एम्पायर है इंडस्ट्री की और बाकी सारे, उनको भी थोड़ा सा रेगुलेट मेरे ख्याल करने की बातें चल रही थी। तो ये सारे मसले जो बताए जाते हैं कि जिस वजह से नवाज शरीफ साहब से उनके ज़रा झगड़े भी शुरू हुए, और फिर मुशर्रफ का ट्रायल तो एक बिल्कुल था ही उसमें कि भाई उसको वो फिर यूज़ किया गया मुझे लगता है आर्मी वालों की तरफ से, उसको बाकी आर्मी वालों को जो नहीं भी मानते थे लोग, उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई जो उनका ट्रायल, लेकिन कई लोग उसको भी बहुत बड़ा मसला समझते हैं कि भाई वो जो उनका ट्रायल करने की कोशिश की गई। तो लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें थी, ये जो फैक्ट्स थे, वो अभी भी उसी तरह से मेरे ख्याल में मौजूद हैं जिन वजहों से उनको पहली दफ़ा निकाला गया था, और वो लोग भी अभी कहीं नहीं गए। उनमें से बहुत सारे लोग तो अभी सर्विस में भी होंगे, और बहुत सारे जो एक्स आर्मी मैन हैं वो तो अभी भी सड़कों पे, या आप देख लें कि वो पॉलिटिकल अरीना में किसी न किसी तरह से वो हैं, चाहे इमरान खान की सपोर्ट के चक्कर में आ गए हों या वैसे जो भी अपना उनके वो जो सिलसिला चल रहा है पॉलिटिकल इंटरवेंशंस का। और हमने उसकी अब लेटेस्ट अभी खबरें आ रही हैं कि जो लाहौर के कोर कमांडर थे, उनको भी पूरे एजाज़ के साथ और सारा कुछ उनका जो भी उनकी पैराफर्नेलिया होता है, रिटायर शायद कर दिए गए हैं, उसका हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन वो वापस आ गए हैं। वो उसी तरह उनको घर शहर और सारे एजाज़ात उनको वापस मिले हैं जिस तरह के उनको मिलने, जिस तरह किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को मिलते हैं। तो उससे यही पता लग रहा है कि भाई जो जो भी कह लें लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पहले एक्टिव थे, वो अभी भी पूरी तरह से सिस्टम में मौजूद हैं और एक्टिव हैं उसी तरह, चाहे वो सोच है या लोग हैं, जो भी उसको आप नाम दे लें। तो उसकी मौजूदगी की सूरत में मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब दोबारा इनको प्राइम मिनिस्टर बनने दिया जाएगा। हाँ, ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये शायद पाकिस्तान आ सकें, ताकि वो सारा कुछ उतनी आसानी से इनके ख़िलाफ़, इनको जो जिस तरह से वो ज़ुदुकोब किया जाता है जेलों जुलों में फेंक के, वो उतना सारा कुछ वो नहीं कर सकेंगे भारत। ये भी है कि इलेक्शन भी शायद लड़ लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी प्राइम मिनिस्टर इनको बनने दिया जाएगा। और ये कंडीशन शायद अभी भी काफ़ी सख्ती से ज़ेर गौर है, और इसीलिए शायद शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों अपने इंटरव्यू में भी बहुत दोबारा उन्होंने अंदिया या जोर देने की उनको इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वरना मेरा नहीं ख्याल था कि ये बात कोई करने की ज़रूरत होती अगर कहीं पे कोई मसला चल रहा हो ना चल रहा होता। तो मेरे तो ख्याल में अगर वो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो सिस्टम से बाहर तो नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि वो
प्रेसिडेंट ही बनेंगे, क्योंकि पंजाब इस दफ़ा ये भी मुझे उसी तरह मेरा एनालिसिस के मुताबिक, वो खैर एक अलग व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब बहरहाल इस वक्त अगले इलेक्शन में चाहे ऊपर से वो पीडीएम या नून लीग को ही दिया जाए, लेकिन बंदा इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी वाले अपना ही लगाएंगे पंजाब पे। वो तसल्लुत मुझे लगता है कि वो रखना चाहते हैं अगले इलेक्शन में के बाद अगले अगले दौर के लिए। तो लेट्स सी। दूसरा ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, अब वो देख ले, उसमें नवाज शरीफ साहब की वीकनेस का मुझे इसलिए लगता है कि पिछली दफ़ा जिस तरह से फवाद हसन फवाद साहब को 2 साल के करीब जेल में रखा गया, आज चीमा साहब को रखा गया, और उस पे मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उतने एक्टिव हो के उनकी सपोर्ट की हो जितनी करनी चाहिए थी इनको। तो मुझे लगता है कि उससे ब्यूरोक्रेसी भी इनसे थोड़ी सी नाला है, या नाला ना भी हो तो वो ऑफ कोर्स उनको ये लगता होगा कि भाई इसमें उनको नुकसान होने का ज़्यादा अंदेशा है, और फिर कोई बंदा कोई पूछता बताता नहीं है जब कोई मसला पड़ जाता है। तो इससे मुझे लगता है कि इनको थोड़ा उधर भी मसाइल हैं, इनको अब उतनी इनकी अच्छी आपस में जिस तरह पहले इनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वो शायद उस तरह से अब ना रही। वो चंद एक लोग तो होंगे जो इनके साथ होंगे, लेकिन एक एज ए जनरल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये अभी पता भी लगा होगा, जो कि बहुत ही खौफनाक किस्म की न्यूज़ है, किसी भी महज़्ज़ब माशरे में होती तो अब तक बहुत सारे हेड्स रोल हो चुके होते कि जो 3 अरब रुपए की गाड़ियाँ दी जा रही हैं उनको लुभाने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी एसी कमिश्नर, और फिर उनकी गाड़ियाँ नीचे पटवारियों को चली जाएंगी, जो पहले इंतहाई एक्सपेंसिव गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, बड़ी वेल मेंटेन्ड होती हैं जो पहले से ही। तो इतने ज़्यादा मुश्किल माहौल में जहाँ हर तरफ महंगाई, टैक्सेस और इतनी मुश्किल से कर्जे लेने का सिलसिला चला है, वहाँ पे उनको कोई खौफ नहीं महसूस हुआ कि ये ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने जो 3 अरब का वो करने जा रहे हैं, तो एट द एक्सपेंस ऑफ कोर्स पब्लिक। तो जिसका मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कि जितना वो समझते हैं कि ये इनको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में, अगर उससे ज़्यादा पब्लिक नाराज़ हो गई तो इतना गैप बढ़ गया कि वो गैप भी ना फिल कर सके जितनी मर्जी वो इनके साथ खुश हों। वैसे तो खुश होते नहीं लोग, जो इस तरह की बातों से खुश होने वाले लोग होते हैं वो कभी भी फिर खुश नहीं होते। तो ये बात इनको सोचनी चाहिए बहरहाल, लेकिन कोशिश जारी है मेरे ख्याल में, और ये वजह भी यही है कि भाई ब्यूरोक्रेसी इनसे उस तरह से अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिस तरह किसी ज़माने में होती थी। तीसरे हैं बेचारे पब्लिक और अवाम। अब उनमें भी इनका बहुत ज़्यादा उस तरह से गेम नहीं रही, ऑफ कोर्स मल्टीपल वजूहात की वजह से। सबसे बड़ी वजह उसमें ये है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा सपोर्ट लूज़ कर चुके थे, लेकिन जब जिस तरह से गवर्नमेंट, ये जो करंट गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, पहले तो जिस तरह से ये आए, फिर उसके बाद जिस तरह से इन्होंने बुरी गवर्नेंस की और जितना बुरा हाल कर दिया लोगों का, और फिर बेशुमार गुजरा, और अब जिस तरह ये 3 अरब वाला स्कैंडल है गाड़ियों वाला, इस तरह की और बेशुमार, वो बिलावल साहब का ये है कि भाई 2.5-3 अरब रुपए उन्होंने उस पर लगा दिए हैं, बैरूनी दौरों पे लगा दिए, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जिन पे लोगों को लगता है कि भाई सारा पेट काटना उन्हीं के हिस्से में आया है, ये तो सारी अयाशियाँ उसी तरह ही चल रही हैं। और उसके अलावा भी बहरहाल ये उस तरह से आवाम को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर सके, और मेरा ख्याल है कि इनकी इन चीज़ों की वजह से, इन हरकतों की वजह से इमरान खान साहब की सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो कि बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होने वाली थी जब उनकी गवर्नमेंट गिराई गई। उससे थोड़ा पहले अगर फरवरी का 2022 का आप देखें पीरियड, तो उस वक्त उनकी, और शायद इसीलिए उनको शेयर भी मिली थी इनको गवर्नमेंट गिराने के लिए, कि उनकी आवाम में मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब उनकी मकबूलियत बनी है तो वो दो वजूहात से, एक ये इनकी हरकतों की वजह से, और दूसरा ये है कि इस वक्त मुझे लगता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है पब्लिक में, जो कि इनके साथ था पहले वोट को इज्जत दो के चक्कर में, चाहे वो डुसाइल ही था थोड़ा सा, लेकिन मौजूद था। वो अब सारा उठ के, और उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन भी हो गई कुछ फौजियों की हरकतों की वजह से भी, जो हम एक अलग से भी लॉग का टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का वोट है वो भी इस वक्त इनके खिलाफ है सारा। तो ये सारी दोनों फैक्टर्स मिल के मेरा ख्याल है, और यही वही सारा कुछ इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तो अवाम में भी इनकी अब सपोर्ट नहीं है, तो ये तीनों फैक्टर्स में मुझे लगता है कि दे आर लूजिंग आउट। तो इनके लिए इनको अब करना क्या चाहिए, मुझे ये लगता है एक तो ये कि जिस तरह से ये ब्यूरोक्रेसी को लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो
वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव है वो। उससे वो इतना ज़्यादा लूज करेंगे और वो उतना उनको लुभा भी नहीं सकेंगे जितना वो अवाम में अपनी मकबूलियत लूज करेंगे। एक तो इनको लोगों को इस वक्त डायरेक्ट रिलीफ अवाम को जो देने के वो हैं, ये लैपटॉप वगैरह बांटने से मेरा नहीं ख्याल कि आपका वोट बैंक उस तरह से बढ़ता है। एक तो ये है कि भाई वो जिसको नहीं मिलता वो भी नाराज होता है, जिसको मिलता है वो भी, उसको भी ये पता है कि उसी के पैसे हैं, उसी के टैक्सों से मिल रहा है। तो उसकी बजाय आप प्रॉपर मैयर्स दें, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको जो है लॉ एंड ऑर्डर जिस पे कोई पैसा नहीं लगना। मैं बार बार कहता हूँ, चले नौकरियों वाला तो एक लंबा, अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो सिलसिला शुरू करेगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर आप ठीक कर दें, मेरिट पे थोड़ा सा तवज्जो दें, को थोड़ा सा जस्टिस सिस्टम ठीक करें, काजी फायज इस्सा साहब के साथ मिलके पुलिस रिफॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें अगले इलेक्शन से पहले पहले कोई इस तरह के काम हो सकते हैं। वैसे वो भी उनका भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब क्योंकि शॉर्ट होता है बहुत ही ज़्यादा व्लॉग का ये टाइम, तो लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों का तो आपको मेरे से ज़्यादा इन इन लोगों को इल्म होगा कि ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन आपने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी रखनी है और ठीक तरह के लोग ठीक जगहों पे लगाने हैं, दैट्स इट। अदारे अगर आप ठीक करने हैं, वो बंदा आपने सही ढूंढ के लगाना है, उसने पैसे तो उतने ही लेने हैं जितना पिछला बंदा ले, लेकिन बंदे आप सही लगा देंगे तो अचानक से आप देखेंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स आपकी आवाम में मकबूलियत बेहतर होती चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस वीलॉग के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगला वीलॉग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पंजाब के सिलसिले में और फौजियों का इस वक्त क्या बन रहा है, जो मुझे लग रहा है कि इस वक्त अपनी जो सबसे ज़्यादा मकबूलियत की जो है लोएस्ट उस पर बैठी है आर्मी, उसकी क्या वजह और किन चीज़ों से वो ठीक हो सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।